वेलकम टू मेक इजी कोचिंग क्लासेस। आज हम प्रकाश से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें हम तरंग प्रकाशिकी का अध्ययन करेंगे। इसमें हम ये सिद्ध करना देखेंगे कि हाइगन के सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन कैसे किया जाता है। हाइगन के सिद्धांत का अध्ययन करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि यदि हम प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें हाइगन की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के बारे में पता होना चाहिए। इसके लिए हम देखते हैं, हम मान लेते हैं कि ये कोई एक प्रकाश की तरंग है। हाइगन ये कहते हैं कि कोई भी प्रकाश की तरंग होती है, उसमें ये जो तरंगाग्र के बिंदु होते हैं वो आगे आने वाली तरंगिकाओं के लिए स्रोत के समान व्यवहार करते हैं। इसका मतलब ये कि यदि हम प्राथमिक तरंग से द्वितीयक तरंगिकाओं का निर्माण करना चाहते हैं तो उस पे जितने भी बिंदु उपस्थित होते हैं वो द्वितीयक तरंगिकाओं के लिए स्रोत के समान व्यवहार करते हैं। इसका मतलब जितने भी बिंदु बने हुए हैं ये सब अगली आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के लिए स्रोत के समान व्यवहार करेंगे। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनका कंस्ट्रक्शन कैसे करना चाहिए, इनकी संरचना को कैसे बनाना चाहिए। तो संरचना के लिए हाइगन ने कुछ नियम दिए हैं। उन्होंने ये बोला कि जब भी कोई ये बिंदु, इस बिंदु को केंद्र मानकर हमें एक आर त्रिज्या का गोला खींचना चाहिए और उस आर त्रिज्या का मान किसके बराबर होना चाहिए? आर बराबर सी टी के बराबर होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है कि ये तरंगिकाएं प्रकाश के वेग से आगे बढ़ती हैं। तो यदि मान लो कि हमें ये नहीं पता है कि आर बराबर सी टी होता है, तो हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में दिमाग लगाते हैं कि ये तरंग है और ये कितने वेग से आगे बढ़ रही है? सी वेग से आगे बढ़ रही है और टी समय तक आगे गई तो कितनी दूरी तय करेगी? तो हमें पता है कि दूरी बराबर फार्मूला होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो हमें पता है कि डिस्टेंस को हम कितना मान लें? आर, और स्पीड को मान लें सी और टाइम को मान लें टी। तो हम देखते हैं कि ये जो तरंगिकाएं होती हैं टी समय पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं? सी टी। इसलिए हमें ये जो गोलों का निर्माण करना है उसकी त्रिज्या कितनी रखनी चाहिए? आर इक्वल टू सी टी के बराबर रखनी चाहिए। तो जितनी भी त्रिज्याएं हैं वो सारी आर बराबर कितनी हो जाएंगी? सी टी के बराबर हो जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब कभी भी इन गोलों का निर्माण किया जाता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनकी त्रिज्या का मान कितना होता है, तभी हम परावर्तन का अध्ययन कर पाएंगे। अब जब गोलों का निर्माण हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इन्हीं गोलों पर एक स्पर्श रेखा खींच दी जाती है। ये खींची गई स्पर्श रेखा ही द्वितीयक तरंगिका कहलाती है। ये जो स्पर्श रेखा यहाँ खींची गई है इसे ही हम बोलते हैं द्वितीयक तरंगिका। चाहो तो आप इसे स्फेरिकल तरंगाग्र में भी देख सकते हो। ये समतल तरंगाग्र है और ये गोली तरंगाग्र है। तो गोली तरंगाग्र में सर क्या सेम नियम लगता है? सेम नियम गोली तरंगाग्र में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये एक हमारे पास एक तरंग है और हमको पता है द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से तरंग में जितने भी बिंदु उपस्थित होते हैं वो द्वितीयक तरंगिकाओं के समान व्यवहार दर्शाते हैं। ठीक, तो अब हम अगली तरंग के लिए इन्हें स्रोत के समान बना लेते हैं। इनमें हम आर इक्वल टू सी टी त्रिज्या का एक गोले का निर्माण करते हैं। फिर इन गोलों के ऊपर एक स्पर्श रेखा खींच दी जाती है और यही स्पर्श रेखा द्वितीयक तरंगिका कहलाती है। मतलब यदि हम हाइगन के सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत पता होना चाहिए और साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि जिन गोलों का निर्माण किया जाता है उन गोलों की त्रिज्या आर बराबर सी टी ही रखी जाती है। देखिए, जब हम हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से प्रकाश का परावर्तन का अध्ययन करना चाहते हैं तो इस तरीके का कुछ डायग्राम फॉर्म होता है। अब आपको तो पता ही होगा
कि इस डायग्राम को बनाना, इसका कंस्ट्रक्शन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन हम सेम डायग्राम को आपको इजी वे पे कंस्ट्रक्ट करना सिखा देंगे कि आखिर ये डायग्राम जो इतना डिफ़िकल्ट है उसको हम सिंपल वे पे कैसे जनरेट करें, क्योंकि आप तब तक परावर्तन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारे पास डायग्राम ना हो। इसीलिए इस सिद्धांत में डायग्राम बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम देखते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करें। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं। ये लाइन परावर्तक के समान व्यवहार दर्शाती है। अब हम ये मान के चलते हैं कि एक तरंगाग्र इस लाइन पर आके आपतित होती है। अब तरंगाग्र आपको पता है इस फॉर्म पे होती है, इस फॉर्म पे होती है, इस फॉर्म में होती है। तो सबसे पहले हम तरंगाग्र बनाते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि ये एक तरंगाग्र आ रही है, इस तरीके की कोई तरंगाग्र आ रही है, ये आके इसको टच करती है। जैसे इसको टच करती ये तरंगाग्र आ गई। अब हम देखते हैं कि तरंगाग्र का ये वाला बिंदु सबसे पहले इस सतह को टच करता है और ये वाला बिंदु जो है कुछ देर बाद इस सतह पे यहाँ पे टच करता है। अब यदि हम इन तरंगाग्र में किरणों का निर्माण करना चाहते हैं, रे बनाना चाहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि जो रेज होती हैं ये तरंगाग्र के वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती हैं, लंबवत होती हैं। इसीलिए हम एक तरंग यहाँ पे बना देंगे, ये किरण आ गई और एक किरण ये आ गई। अब आपको पता है कि ये जो किरणें हैं ये लंबवत होती हैं, किस पे, तरंगाग्र पे लंबवत होती हैं, इसलिए यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनता है। अब हम आगे अध्ययन करने के लिए यहाँ पे एक क्या बना देते हैं, हम यहाँ पे एक अभिलंब बना देते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि ये किरणें आ रही हैं और ये परावर्तित हो रही हैं। अब आगे यदि हम इसको बढ़ाएं तो हम देखते हैं कि ये तरंगाग्र इस प्रकार आगे बढ़ती है और ये बिंदु A पर सतह को टच करती है और ये वाली तरंगाग्र बिंदु B पर A को टच करती है और टच करने के बाद परावर्तित हो जाती है। ये उसका अभिलंब है। अब इतना डायग्राम बनाने के बाद हम देखते हैं कि ये आपतित किरण है। अब हम थोड़ा किरण के बारे में अध्ययन करेंगे। ये आपतित किरण है और आपको पता है कि यदि आप आपतित किरण की परावर्तित किरण बनाना चाहते हैं, मतलब द्वितीयक तरंगाओं को बनाना चाहते हैं, तो हमें R = CT त्रिज्या का एक क्या खींचना होता है, गोला खींचना होता है। तो हम क्या करते हैं, R = CT त्रिज्या का गोले को खींचने के लिए हम इसको केंद्र मानते हैं और केंद्र मानकर CT त्रिज्या का एक गोले का निर्माण करते हैं। मान लेते हैं कि CT का मान ये है। ये जो R = CT होता है ये इस दूरी के, यहाँ से यहाँ तक चली गई दूरी के बराबर ही होता है। ऐसा क्यों सर? यदि ऐसा जानना चाहते हैं तो फिर आप देखें कि ये कोई पॉइंट है, इसको हम C पॉइंट मान लेते हैं। आपको पता है कि जब ये वाला तरंगाग्र का बिंदु इस सतह को टच करता है तो ये C वाला बिंदु यहाँ पे होता है। C वाले बिंदु को C से चलकर B तक पहुँचने में कितनी दूरी, कितनी डिस्टेंस तय करनी पड़ती है, CT। ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्रकाश के वेग से चलता है और T समय लगता है, तो BC दूरी कितनी होती है, CT। इसीलिए जब हम द्वितीयक तरंगिकाओं के लिए गोले का निर्माण करेंगे तो इतनी दूरी का ही एक गोले का हम निर्माण करते हैं। तो ये आप देखेंगे कि हम ये R = CT है, ये R = CT है और इस पर हम क्या करते हैं, एक गोले का निर्माण करते हैं, जिसे हम हाइगन की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में पढ़े हैं कि जब कभी भी हमें द्वितीयक तरंगिकाओं का निर्माण करना होता है हम R = CT त्रिज्या का एक गोले का निर्माण करते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि गोला बहुत बड़ा होता है, इसलिए केवल हम गोले की जगह एक चाप का निर्माण करते हैं, बाकी पूरे गोले को हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। ये अब इसके बाद हम देखेंगे कि जिस बिंदु पे गोला बना हुआ है यदि हमें द्वितीयक तरंगिकाओं को प्राप्त करना है तो हमें वहाँ पर स्पर्श रेखा खींचनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस बिंदु से इस वाले बिंदु पर एक क्या खींच देते हैं,
स्पर्श रेखा खींच देता है। ये जो स्पर्श रेखा आती है ये कौन सी तरंगाग्र होती है? परावर्तित तरंगाग्र होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं परावर्तित तरंगाग्र। परावर्तित तरंगाग्र। एक बार आप इसको फिर से देख लीजिए कि हम आपतित तरंगाग्र की परावर्तित तरंगाग्र का निर्माण कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये एक तरंगाग्र है जो आती है, उसका ये वाला सिरा सबसे पहले इसको टच करता है और सी वाले सिरे को बी तक पहुंचने में सीटी समय लग जाता है, सीटी दूरी तय करता है वो। अब यदि हम द्वितीयक तरंग का बनाना चाहते हैं, परावर्तित तरंगाग्र बनाना चाहते हैं, तो इसको केंद्र मानकर हम सीटी त्रिज्या का क्या खींचते हैं? एक गोले का निर्माण करते हैं और उसी गोले पर हम एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं जिससे हमें परावर्तित तरंगाग्र मिल जाती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये वाली तरंगाग्र, ऐसी तरंगाग्र कौन सी तरंगाग्र है? आपतित तरंगाग्र। ये है आपतित तरंगाग्र और ये तरंग हो जाती है परावर्तित तरंगाग्र। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? सबको अच्छे से नाम दे देते हैं। ये आपतित किरण है तो इसका आपतन कोण I होगा और इस पॉइंट को हम A, B, C, D नाम दे देते हैं और ये दोनों अभिलंब हैं, इनका नाम हम N डैश दे देते हैं, इसका नाम भी N डैश दे देते हैं। ये परावर्तित तरंगाग्र है और ये कौन सी है? परावर्तित किरण होती है। अब हम देखेंगे कि कितने कोण से परावर्तित हो जाती है। ये R कोण से परावर्तित हो जाती है, अविलंब के सापेक्ष R कोण बनाती है, जहां R परावर्तन कोण है। अब डायग्राम बनाने के बाद कोई भी दिक्कत नहीं रह जाती है, क्योंकि हाइगन्स के सिद्धांत में परावर्तन का डायग्राम बनाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अब हम डायग्राम को कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। हम ये देख लिए हैं कि ये आपतित तरंगाग्र है, आपतित तरंगाग्र ये है और परावर्तित तरंगाग्र ये होती है। अब हमें परावर्तन के सिद्धांत में ये सिद्ध करना होता है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसे सिद्ध करने के लिए हम आपको कुछ और वीडियोस दिखाना चाहते हैं, जिससे आपको ये क्लियरिटी मिल जाए कि आखिरकार कैसे तरंगाग्र आती हैं, कैसे टकराती हैं और कैसे परावर्तित हो जाती हैं। ये देखिए, ये वेव फ्रंट्स आएंगे अभी, ये वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, ये दोनों वेव फ्रंट्स आते हैं, ये दोनों, एक वेव फ्रंट यहाँ टच करता है, एक वेव फ्रंट यहाँ टच करता है और ये पूरी आपतित तरंगाग्र इस तरीके की होती है। ये पूरी आपतित तरंगाग्र होती है और ये दोनों जो इस पे लंबवत बनाई जाती हैं, ये दोनों आपतित किरणें होती हैं, क्योंकि तरंगाग्र के लंबवत यदि हम कोई लाइन खींचते हैं तो वो दोनों किरणें कहलाती हैं, रेस कहलाती हैं। अब आप देखिएगा, जब ये इस बिंदु पर आती हैं तो ये किरण एक परावर्तित बनती है, ये वाली, और एक परावर्तित किरण ये बनती है। तो इस चीज़ को इसमें रियलाइज़ करना बहुत टफ हो जाता है, इसीलिए आप इस डायग्राम को एक दो बार देख के अच्छे से रियलाइज़ करें ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए, अब हमें क्या प्रूव करना होता है परावर्तन में कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसी थ्योरी को हमें इस नियम में सिद्ध करना होता है। जब हम डायग्राम बना लेते हैं तो इस नियम में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं रह जाती। आप स्वयं देखोगे कि कितना सिंपल डेरिवेशन हो जाता है। अब आप देखो, यहाँ पे हमारे पास दो त्रिभुज हैं, ACB और ADB। तो हम किस में बात करेंगे? त्रिभुज ACB एवं त्रिभुज ADB में हम इन त्रिभुजों में इन दोनों त्रिभुजों को क्या सिद्ध कर देते हैं? समरूप सिद्ध कर देते हैं। और हमें पता है कि जब त्रिभुज समरूप या सर्वांगसम सिद्ध हो जाते हैं तो उनके सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अब हम इसे सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमें पता होनी चाहिए कि तीन कंडीशन कौन कौन सी हैं जिनसे त्रिभुज क्या हो जाता है? सर्वांगसम हो जाता है। तो आप देखिए, आपको पता है कि जो किरणें होती हैं वो तरंगाग्र पर लंबवत होती हैं, तो ये कोण 90 डिग्री होगा, तो ये वाला कोण भी 90 डिग्री होगा।
इसीलिए ये वाला कोण सी 90 डिग्री का होता है और इसी प्रकार कोण डी भी 90 डिग्री का होता है। तो हम बता सकते हैं एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी। रीजन क्या लिख सकते हैं, दोनों 90 डिग्री हैं तो हम लिख देंगे प्रत्येक 90 डिग्री। अब सेकंड कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे आप ये देखो ए बी भुजा दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हम क्या कर देंगे, ए बी बराबर ए बी कर देंगे और ए बी भुजा उभयनिष्ठ है, हम बता देंगे कि उभयनिष्ठ भुजा। अब एक कंडीशन हमें और चाहिए क्योंकि 3 कंडीशन से हम ये प्रूव कर सकते हैं। यदि आपको तीसरी कंडीशन चाहिए तो आप डायरेक्टली इसे अप्लाई कर सकते हैं कि नॉर्मली जो तरंगाग्र होते हैं ये ए बी उभयनिष्ठ भुजा है और ये दोनों, ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण सी और ये वाला भी क्या है, यहाँ पे आप देखिए ये वाला कोण भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और ए बी बराबर हमारे पास ए बी है, चाहे तो आप इसे बोल सकते हैं उभयनिष्ठ भुजा या फिर आप इसी को बोल सकते हैं कि समकोण कर्ण भुजा से भी हम इसे सर्वांग सिद्ध कर सकते हैं। अब आपको पता है कि ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, ये भुजाएं बराबर हैं और ये दोनों लंबवत दूरी हैं, ये भी क्या हो जाएंगी, बराबर। तो 3 कंडीशन से इसे हम क्या सिद्ध कर देते हैं, सर्वांग। अब आप ये देखिए कि C से जो B तक की डिस्टेंस है, आपको पता है कि ये तरंगाग्र B तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है, t टाइम लेता है और कितनी स्पीड से चलता है, ct। तो ये जो CB दूरी होती है वो किसके बराबर होती है, ct के बराबर होती है। और आपको पता है ये जो AD दूरी है, AD दूरी खींचा गया वक्र है तो उसकी भी त्रिज्या कितनी होती है, r बराबर भी कितनी होती है, ct। इसीलिए AD दूरी और CB दूरी भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो CB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें पता है कि जो CB डिस्टेंस है, CB डिस्टेंस कितनी है, CT के इक्वल है और जो AD रेडियस है वो भी किसके इक्वल है, CT के इक्वल है। अब हमें 3 कंडीशन मिल चुकी हैं तो अब हम इन्हें क्या बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हैं। इसलिए त्रिभुज ACB सर्वांग सम त्रिभुज ADB। अब जब त्रिभुज सर्वांग सम हो चुके हैं, कौन सी शर्त से सर्वांग सम हो चुके हैं, 2 भुजाएं बराबर हैं और एक कोण। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2 भुजा या फिर हम लिख सकते हैं 2 sides and 1 angle कंडीशन। ये अब त्रिभुज समरूप हो गए हैं। हमें पता है कि जब कोई भी त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके आपस में कोण बराबर हो जाते हैं। तो जब त्रिभुज समरूप है इसलिए ये वाला जो कोण है CAB और ये वाला जो कोण है ADC दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए एंगल CAB इक्वल टू एंगल DBA। एंगल किसका हो जाएगा, DBA के हो जाएगा। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये दोनों क्यों बराबर हो गए, क्योंकि हमें समरूपता की शर्त से पता है कि CP CT की शर्त से हम इन दोनों को बराबर कह सकते हैं, क्योंकि समरूप त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब इसके बाद हमें इस वैल्यू को फाइंड करना है और इस वैल्यू को फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये अभिलंब है और ये तरंगाग्र है। हम जानते हैं कि तरंगाग्र पर, ये तरंगाग्र है और ये उस पर खींची गई किरण है। हमें पता है कि तरंगाग्र और किरणों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो अब ये कोण I है और पूरा कोण 90 है, तो इतना कोण हो जाएगा 90 माइनस I। इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे इस कोण की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस I। अब अगले स्टेप में हम देखेंगे कि CAB का मान कितना है। तो जब हम CAB की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो हम देखेंगे कि इस डायग्राम में हमें देखना है कि ये सतह है
और ये कोई नॉर्मल है जो कि 90 डिग्री कोण बना रहा है। अब आपको ये देखना है कि ये AC भुजा है और इतना कोण I है और ये वाला कोण अभी अभी हमने ज्ञात किया है 90 माइनस I। अब आपको बताना है पूरा कोण 90 है, इतना कोण 90 माइनस I है, तो पूरे कोण में हम इतना कोण सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो AC भी आ जाएगा। तो हमें वही ज्ञात करना है एंगल CAB। तो एंगल CAB को ज्ञात करने के लिए क्या करना चाहिए, एंगल CAB इस एंगल को ज्ञात करने के लिए हम पहले पूरा कोण ले लेते हैं। तो एंगल CAB इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल CAB इक्वल टू कितना हो जाएगा, पूरा कोण, तो पूरा कोण कितने डिग्री है, 90 डिग्री है, और माइनस 90 पूरे कोण में हम इतना कोण सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 90 माइनस I, तो 90 माइनस I इतना हो जाएगा। तो 90 माइनस I सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एंगल CAB इक्वल टू 90 माइनस 90 प्लस I, 90 हो जाएंगे कैंसिल, तो एंगल CAB इक्वल टू हो जाएगा I। तो एक कोण हमारे पास आ गया है। हमें अब ज्ञात करना है DBA में, सेम कॉन्सेप्ट हम DBA में भी अप्लाई करेंगे। इतना कोण 90 डिग्री, इतना R है और हमें पता है कि ये परावर्तित तरंगाग्र है और ये उस पर खींची गई किरण है, दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। तो जब इतना कोण R है तो इतना कोण हो जाएगा 90 माइनस R। तो ये वाला कोण हमें पता चल गया 90 माइनस R। हमें ज्ञात क्या करना है DBA। तो DBA में हम क्या करेंगे, हमें पता है कि पूरा कोण 90 होता है, पूरे एंगल में 90 में इतना पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा DBA। इसलिए उसे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल DBA इक्वल टू, ये पूरा एंगल है 90 तो लिख देंगे हम यहाँ पे 90 डिग्री माइनस इतना एंगल, इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस R। तो एंगल DBA इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस R, 90 कैंसिल, एंगल DBA इक्वल टू हो जाएगा R। इसलिए ये एंगल हमारे पास हो जाएगा R और ये एंगल हो जाएगा हमारे पास I। अब हमें पता है कि CPCT से कि CAB इक्वल टू DBA, तो इन्हें हम कहाँ पुट कर देंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से हम क्या कह सकते हैं, CAB की जगह I और DBA की जगह कितना लिख देंगे R। तो ये हमारा बराबर हो गया कि आपतन कोण का मान, इंसिडेंट एंगल की वैल्यू सदैव परावर्तन कोण के बराबर होती है, ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल। तो ये परावर्तन का प्रथम नियम है। और द्वितीय नियम को प्रूव करने के लिए हम क्या देखते हैं, द्वितीय नियम को प्रूव करने के लिए हम ये देखते हैं कि जो इंसिडेंट एंगल है किस पे लंबवत है, CA पर लंबवत है। मतलब यदि इसे हम कोई नाम दे दें, ABCDE नाम दे दें, तो जो ये EA किरण है किस पे लंबवत है, CA पे लंबवत है। तो EA किरण लंबवत है CA पर। और दूसरी स्थिति पे हम देखेंगे कि ये जो नॉर्मल n एंड डैश है, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, दोनों सतह के क्या है, लंबवत है। इसलिए हम देखेंगे कि n एंड डैश लंबवत है सतह के, दो कंडीशन हो गई। और ये जो आपतित परावर्तित तरंगाग्र है ये और परावर्तित किरण, ये भी एक दूसरे पर क्या है, लंबवत है। तो परावर्तित तरंगाग्र BD और इसको हम F नाम दे देते हैं। तो ये BD जो है किस पे लंबवत है, BD लंबवत है BF पे। तो BD लंबवत हो जाएगा BF या फिर FV पे। तो अभी तीनों कंडीशन पे आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों लंबवत हैं एक दूसरे पे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब तीनों लंबवत हैं मतलब ये तीनों एक ही तल में स्थित हैं।
एक ही तल में स्थित हैं, क्योंकि जब कोई चीज़ लंबवत होती है तो लंबवत तभी होगी जब ये एक ही तल में स्थित होंगे, एक ही तल में स्थित हैं, क्योंकि लंबवत हैं इसीलिए तो एक ही तल में स्थित होंगे। ये दोनों परावर्तन के नियम हैं कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, इसलिए ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये लेक्चर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो आप उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इससे भी और बेहतर वीडियोज लेकर आएंगे। और यदि आपको कोई डाउट होते हैं तो आप हमें बेशक कमेंट में बताइए, उस डाउट को आपको दूर किया जाएगा। अब हमें आपसे आशा है कि आप हमें 500 सब्सक्राइबर के पार पहुंचाए हैं, आगे भी आशा है कि आप उसे 1000 तक भी लेकर जाएंगे। तो आप मुझसे जुड़िए और जो भी डाउट हो मुझसे पूछिए। धन्यवाद।